हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दिसंबर का 2019 का सीटेट का फर्स्ट पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो 2020 सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो देने जा रहे हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सीटेट का फर्स्ट पेपर जो है वो किस तरह का आता है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को जो है और अच्छे से कर सकें। क्वेश्चंस का जो लेवल है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जो है फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का है। इसमें प्रश्न 1 से 30 तक हैं और जो सीबीएसई ने इनका आंसर बताया था, जो सीबीएसई ने इनका आंसर माना था, उसको मैंने रेड कलर के पेन से सर्कल किया हुआ है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। इसमें और भी टिक्स लगे हुए हैं, पर आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दें। जो रेड कलर के पेन से सर्कल हुआ है वही जो है वो सही आंसर है। सीबीएसई ने जो है इसी को ही आंसर माना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका करेक्ट आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। थर्ड है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? फर्स्ट है जेंडर पक्षपात, जेंडर संबंधता, जेंडर पहचान, जेंडर समरूपता। इसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, जेंडर पक्षपात। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पर कंफ्यूजन था। मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो है इसका जेंडर संबंधता को जो है टिक किया था, पर सीबीएसई ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो जेंडर पक्षपात को ही माना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? फर्स्ट है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, थर्ड जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, फोर्थ जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जॉन बी वॉटसन, सेकेंड है ले वाइगॉत्स्की, थर्ड है जीन पियाजे, फोर्थ है लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ले वाइगॉत्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिम सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसने यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? फर्स्ट है हमारा व्यक्तिगत वार्ता, सेकंड ऑप्शन जोर से बोलना, थर्ड पाड़ या ढांचा, फोर्थ आत्म केंद्रित वार्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रबलम, ऑप्शन नंबर सेकंड अनुबंधन, थर्ड मॉडलिंग, फोर्थ पाड़ या ढांचा। तो इसका करेक्ट आंसर है पाड़ या ढांचा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा परिकल्पित विज्ञानात्मक तर्क साध्यात्मक विचार,
संरक्षण, कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व। तो इसका करेक्ट आंसर है संरक्षण, कक्षा समावेशन। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? फर्स्ट ऑप्शन है स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन और प्रबलम। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानवीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। इसका करेक्ट आंसर है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 12, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसका आंसर होगा सृजनात्मक विचारक। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन जो है वो विद्यार्थी और शिक्षक की बात हुई है तो उसमें हमेशा मोस्टली जो है ऐसा ऑप्शन हमें चुनना होगा जिसमें जो है बच्चों का हित हो। कभी भी ऐसा ऑप्शन मत चूज कीजिएगा जिसमें बच्चों का अहित हो। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर वही होगा जिस ऑप्शन में जो है बच्चों के हित की बात की गई, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट जो है वो बच्चे करें। जैसे कि इसमें ऑप्शन को टिक किया गया है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, मतलब शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। तो हम और बच्चों को में इस तरह का सुधार लाना चाहिए ताकि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़े और वो नए तरीके से किसी चीज़ को ढूंढ सकें। क्वेश्चन नंबर 14, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत। कभी कभी तैयार करना चाहिए, बिल्कुल गलत। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, मतलब एक शिक्षक को हमेशा जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज योजना बना ली, कल नहीं, परसों बना ली, फिर से बना ली, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। कंटिन्यूसली जो है वो शैक्षिक योजनाओं पर वर्क करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 15 है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? फर्स्ट है न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। थर्ड है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? फर्स्ट है व्यवहारवादी सिद्धांत, सेकंड अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति का अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिश्रय। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट होगा, इसमें अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के
बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। देखिए क्वेश्चन से पता चले छात्र केंद्रित मतलब कि जिसमें मेन फोकस जो है वो छात्र पर हो, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 21, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मेरा, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अगर हम उन्हें कंटिन्यूसली पुरस्कार देते रहेंगे, दंड देते रहेंगे, तो नेचुरली जो है वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट वो नहीं लेंगे। उन्हें ये लगेगा कि हमें पुरस्कार मिलेगा तो हमें काम करना चाहिए, या फिर हमें ये काम करना चाहिए, नहीं तो जो है हमें दंड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। जो इसका करेक्ट होगा वो होगा 2nd और 3rd। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, बिल्कुल गलत। प्रयोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल तथा महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी आधारित विचार मंथन करके। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शिशुअवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी इसका सिद्धांत है। विकास परिपत्य होता है, ये भी इसका सिद्धांत है। विकास आनुवांशिक तथा पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी है। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ से
इसे प्रभावित नहीं करते, तो ये जो है वो गलत है। सांस्कृतिक संदर्भ जो है इसको प्रभावित करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत, पद्धति, कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता का जो प्राथमिक कारण है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध, पारस्परिक क्रिया को जो है वो माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3rd है। द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी जो है वो विद्यालय एवं मीडिया है, और प्राथमिक जो है वो परिवार एवं पास पड़ोस है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन जो है वो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को जो है पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके, और नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए बाय।